नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस में एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हो रहे हैं और हम उन्हें कैसे पता कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और आज दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ट्विटर पर मैंने डाला था कि 2000 की पुट में एक्टिविटी है तो इसे शॉर्ट ना किया जाए, तो इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये डेटा जो भी इसमें शेयर किया जा रहा है मेरी वीडियो में, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप मेरे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। दोस्तों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव स्टॉक ऑप्शंस में एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद वॉल्यूम हम कहाँ देख सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट पर चलेंगे, लाइव मार्केट में उन्हें हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हम एनएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ हमने लाइव मार्केट में मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज और कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक किया तो हमारा ये पेज खुल जाता है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज जो भी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा एक्टिवली वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई हैं, ये टॉप 10 ये हम यहाँ देख सकते हैं। आप इन स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली इनमें आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है, तो इनमें आपको अच्छा कल के लिए एक अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स मिल जाएंगे। दोस्तों हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो हम मोस्ट एक्टिव कॉल्स देखना चाहेंगे। मोस्ट एक्टिव कॉल्स में यहाँ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है, इसे हम स्टॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देखिए रिलायंस और ओरो फार्मा के यहाँ सबसे ज्यादा कॉल्स एक्टिवली ट्रेड हुए हैं। दोस्तों हम पुट्स में चलते हैं और पुट्स में भी हम सेम करेंगे। यहाँ हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ देखते हैं कि रिलायंस की पुट्स और बजाज फाइनेंस, रिलायंस और एसबीआई की 180 की पुट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बता रहा था, ये आज का डेटा है और बजाज फाइनेंस में कल भी 2000 की पुट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई थी। और दोस्तों ये डेटा मैंने यहीं से ट्रैक किया था कि बजाज फाइनेंस की 2000 की पुट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। बजाज फाइनेंस नीचे जा रहा है। यदि बजाज फाइनेंस नीचे जा रहा है तो 2000 की पुट में क्या एक्टिविटी हो रही है ये मैं देखना चाहता था। तो दोस्तों उसके बाद जब मैंने बजाज फाइनेंस का एनालिसिस किया तो कंक्लूजन के तौर पर मैंने ट्विटर पे, दोस्तों ये देखिए ट्विटर पर भी मैंने ये शेयर किया था कि 2000 की पुट में ओआई इंक्रीज हो रहा है और ये यहाँ से बाउंस कर सकता है। इस फ्यूचर के डेटा को जब हमने एनालाइज किया था दोस्तों, तो हमें नजर आ रहा था कि केवल लॉन्ग अनवाइंडिंग पोजीशन चल रही है, शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन अभी नहीं बनी है। और दोस्तों कोई भी एक अच्छे मूवमेंट के लिए, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए हमेशा बिल्डअप की पोजीशंस की हमें जरूरत होती है ओआई में। अनवाइंडिंग की पोजीशन के साथ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाते हैं। आइए अब देखते हैं कि फ्यूचर के डेटा को हम इसमें बजाज फाइनेंस में कैसे एनालिसिस करें। दोस्तों investing.com वेबसाइट पर ये बजाज फाइनेंस का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और फ्यूचर का डेटा मैंने यहाँ आपके लिए पेस्ट किया हुआ है। दोस्तों एक और बात, जो ऑप्शंस का डेटा जो हमने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, आप इसे एक्सेल में इस तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं और अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने रिलायंस का भी एनालिसिस किया हुआ है, कॉल और पुट की एक्टिविटी को यहाँ से मॉनिटर किया हुआ है। पर आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। दोस्तों बजाज फाइनेंस का डेटा मैंने यहाँ एक्सेल में ले लिया है। इस महीने का फ्यूचर का डेटा है, तीनों महीने के फ्यूचर के डेटा को लिया गया है। ये मैंने कुछ रोज इंसर्ट की हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंज इन प्राइस और परसेंटेज ऑफ चेंज की रो इंसर्ट की गई है। चेंज इन ओआई परसेंटेज ऑफ चेंज की रो इंसर्ट की गई है। और दोस्तों लास्ट में क्यूमुलेटिव ओआई, चेंज इन ओआई, परसेंटेज ऑफ चेंज और डिफरेंस की ये रो फाइनली इंसर्ट की गई है। दोस्तों 27 के बाद हमारा ये नया अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। 30 मार्च को जब पोजीशंस बन रही थी तो हमने ये देखा था कि ओआई बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। इसे हम चार्ट में देख लेते हैं। दोस्तों साथ साथ मैं आपको चार्ट भी दिखाता रहूंगा सो दैट कि आपको पोजीशंस के जोन्स भी पता चलते रहें। बेसिकली मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है, जब भी मैं फ्यूचर का डेटा पोजीशन वाइज एनालिसिस करता हूँ, डे वाइज एनालिसिस करता हूँ, तो मैं उसे चार्ट पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि कंसेक्यूटिव कैंडल्स में क्या एक्शन हुआ था। जैसे कि ये 30th की कैंडल है दोस्तों, इसका हाई लो 2414 से 2226 तक इसका हाई लो रहा है। और इसकी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स में आपको देखिए यहाँ नीचे की तरफ कोई फर्दर एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। आगे के डेटा के थ्रू हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 3 तारीख को आप देखिए कि ओआई जो यहाँ 45 लाख था, सेम ओआई यहाँ 45 लाख हो गया। 49 लाख से ओआई 45 लाख फिर आ गया।
यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर ये OI जितना यहाँ बिल्डअप हुआ था, शॉर्ट बिल्डअप जो हमने माना था, वो OI फिर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो OI फिर अपनी रेंज में आ चुका है, क्यूमुलेटिव OI भी अपनी रेंज में आ चुका है। यानी कि इस ओपन इंटरेस्ट का एक्शन खत्म हो चुका है और प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। 22.55 से सेटल हुआ दोस्तों 22.17 पर। ये मैंने लिख के दिया है कि शॉर्ट कवर हो गए। 7 अप्रैल को दोस्तों एक इंडिकेशन हमें मिला था, जब चेंज इन ओआई बढ़ा था हमारा और प्राइस भी बढ़ा था। दैट मीन्स कि यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हम मान सकते हैं। 7 अप्रैल को यहाँ भी देखिए 5% क्यूमुलेटिव ओआई में 5% का बिल्डअप हुआ है और ओआई चेंज में भी 4% का बिल्डअप हुआ है, प्राइस भी बढ़ा है। तो दोस्तों हम इसे बेसिकली लॉन्ग बिल्डअप मान सकते हैं। चार्ट में देखिए 7th का डेटा कौन सा है, जो ये एक डोजी कैंडल आपको नजर आ रही है विद वॉल्यूम, ये आप लॉन्ग बिल्डअप की कैंडल मान सकते हैं। यहाँ हम मान सकते हैं कि यहाँ हमारा कुछ बिल्डअप हुआ है। बेसिकली दोस्तों 8 और 9 की जो डेटा है जिसमें ओआई डिक्रीज हुआ है और प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसे हम शॉर्ट कवर मान सकते हैं। शॉर्ट कवर क्योंकि ओआई डिक्रीज हुआ है, ओआई डिक्रीज होकर दोस्तों जो लॉन्ग बिल्डअप का ओआई था, लॉन्ग बिल्डअप का 47 लैक्स का ओआई था, वो 43 लैक्स का रह गया अगले 2 दिन में और प्राइस रैली कर गया 2565 का हाई लगाया। 2 दिन लगातार प्राइस ने रैली की है दोस्तों। तो इससे हम मान सकते हैं कि यहाँ पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया। ये 2 दिन में दोस्तों, ये जो आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये 2 दिन में इन पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया। बेसिकली ये शॉर्ट कवर की पोजीशंस रही हैं दोस्तों। ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवर, ये डे टू डे में हम एनालिसिस करते हैं, मैं बेसिकली देखता हूं, पर इसका फाइनल कंक्लूजन हम काफी डेटा के साथ देखते हैं। इन दिनों में ऑप्शन चेन में क्या हो रहा था, अगर 2500 तक ये लेवल गया तो 2500 की कॉल में क्या हो रहा है, या फार ओटीएम में क्या पोजीशन बन रही है, ये सब डेटा हम देखते हैं। साथ ही साथ आप महीने की पिछले महीने का चार्ट देखेंगे तो ये लगातार नीचे आ रहा है और बेसिकली इस महीने के जोन में दोस्तों, यहां से लेके यहां तक इस महीने के जोन में बेसिकली ये 400 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इतना जल्दी कोई भी एक्शन लेना कि ये लॉन्ग बिल्डअप बन गया है फाइनली और अब ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पोजीशन में बिल्डअप, कोई भी प्राइस को मूवमेंट के लिए बिल्डअप की जरूरत है। अगर इस कैंडल को 7 अप्रैल की कैंडल को मैंने लॉन्ग बिल्डअप कंसीडर किया था, तो दोस्तों बेसिकली इन 2 कैंडल्स में इसमें ओआई ऐड होना चाहिए था। अगर ये इन 2 कैंडल्स में अगर ये ओआई ऐड होता तो मैं इस कैंडल को जोन मानकर यहाँ ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाता। पर दोस्तों 13 तारीख को क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। 9 अप्रैल में जो हमारा ओआई था वो सबसे कम, इस मंथ में सबसे कम 43 लैक्स का ओआई हो गया और क्यूमुलेटिव ओआई भी दोस्तों 44 लैक्स 53,000 तक का रह गया, जो कि इस महीने की रेंज में सबसे कम है। उसके बाद ओआई 13 अप्रैल को ओआई इंक्रीज होना शुरू हुआ, जो कि 6% का ओआई इंक्रीज हुआ, जिसमें प्राइस भी 9% के लगभग गिरा है। दोस्तों ये क्लियर शॉर्ट बिल्डअप यहाँ बना है। 13 अप्रैल को क्लियर शॉर्ट बिल्डअप बना है, जो मैंने पर्टिकुलरली चार्ट में प्लॉट किया है। यहाँ से हम अपना एनालिसिस आगे के लिए शुरू कर सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद हम एनालिसिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओ आई भी बढ़ा है और प्राइस भी नीचे गया है। तो ये जोन मेरा शॉर्ट बिल्डअप का जोन हो गया दोस्तों। इस जोन में जो भी आगे कैंडल कॉन्सिक्यूटिव मूव कर रही है, यदि कोई भी कैंडल इस जोन के हाई को मूव करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद वो कैंडल आगे मूव करती है, तो हम ये मानेंगे कि ये जोन ब्रीच हो गया है। बट अभी इस जोन की इंपॉर्टेंस है, इस वजह से मैंने ये जोन अभी रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आगे की कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स में मैं आपको 16th का डेटा और बताना चाहूंगा। 16th में क्या हुआ था और इसका मैं क्या एनालिसिस निकालता हूँ। 16 दोस्तों देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी विद लो वॉल्यूम। इसका एनालिसिस हम कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इसमें प्राइस ओआई इंक्रीज हुआ था और प्राइस न्यूट्रली इंक्रीज हुआ था, यानी 2% केवल प्राइस इंक्रीज हुआ है, जबकि ओपन इंटरेस्ट 7 के लगभग इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि प्राइस तो हेविली इंक्रीज, ओआई तो हेविली इंक्रीज हुआ है और प्राइस न्यूट्रली इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ये दोस्तों मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओआई तो दोस्तों हेविली इंक्रीज हुआ है, तो ओआई तो हमने इंक्रीज ले लिया, और प्राइस क्योंकि न्यूट्रल इंक्रीज हुआ है तो हम उसे न्यूट्रल ही मानेंगे। तो प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, ओआई इंक्रीज हुआ है तो लॉन्ग बिल्डअप, और क्योंकि ओआई हेविली इंक्रीज हुआ है तो और प्राइस डिक्रीज भी हुआ होगा। दोस्तों अगर प्राइस न्यूट्रल है तो किसी भी पोजीशन के साथ लॉन्ग बिल्डअप के साथ प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन अगर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो प्राइस डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन ओआई इन दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज हुआ है। आप इस बात को दोबारा समझिए कि यदि एक ही दिन में लॉन्ग बिल्डअप भी हो और शॉर्ट बिल्डअप भी हो, यानी
लॉन्ग प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, शॉर्ट प्लेयर्स जिन्हें लगता है ये प्राइस काफी नीचे जाएगा वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो इस दिन में प्राइस लॉन्ग बिल्डअप वालों के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप के साथ नीचे भी आ जाएगा। प्राइस तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ओ आई ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप का मिला के काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए दोस्तों यहाँ हमें दिखता है कि प्राइस हैवीली इंक्रीज कर, जब भी ओ आई हैवीली इंक्रीज करता है और प्राइस न्यूट्रल करता है, तो हम उस जोन को लॉन्ग बिल्डअप प्लस शॉर्ट बिल्डअप मानते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को कंसीडर करूं, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट बिल्डअप जोन के नीचे बनी है, तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ कुछ लॉन्ग बिल्डअप किया गया हो, क्योंकि पहले भी यहाँ इस कैंडल ने यहाँ सपोर्ट लिया है और अपने सपोर्ट जोन के पास है। हो सकता है कि यहाँ कुछ प्लेयर्स को लगता हो कि ये बाउंस करेगा, तो यहाँ शॉर्ट बिल्डअप लिया, लॉन्ग बिल्डअप बनाया गया हो, और क्योंकि ये प्राइस लगातार नीचे आ रहा है और ऊपर शॉर्ट बिल्डअप का जोन भी हमारे पास है, तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स ने यहाँ शॉर्ट भी किया हो। इसके बाद दोस्तों 21 अप्रैल का, यानी कल कल के दिन का डाटा, जिस दिन मैंने एनालिसिस अपना ट्विटर पे डाला था, इस दिन में क्या हुआ था दोस्तों? इस दिन में बेसिकली उसके बाद आप देखिए ये प्राइस हमारे शॉर्ट जोन में ही रहा, तो इसलिए और ओआई में भी कोई खास चेंजेस नहीं आए। लेकिन 21 को यानी कल क्या हुआ है दोस्तों? कल ये ओआई हैवीली डिक्रीज किया है, ओआई भी डिक्रीज किया है, प्राइस भी डिक्रीज किया है। ओआई और प्राइस दोनों डिक्रीज किए हैं दोस्तों, तो उसका सीधा सीधा कंक्लूजन है लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी कि जिन भी प्लेयर्स ने यहाँ इसे ऐसा मान के कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ पोजीशंस ली होंगी, तो ये गैप डाउन करने की वजह से अगर उन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ क्लोज करना शुरू कर दिया होगा और ये हेवीली लॉन्ग अनवाइंड कर गया। तो दोस्तों 21 अप्रैल तक का कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कैंडल के द्वारा और ओआई मेरे डाटा के द्वारा कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ एनालिसिस किया था कि ये 43 लाख का ओआई है, तो दोस्तों ये ओआई भी लगभग 44,80,000 के अराउंड आ गया है। और यहाँ हमने जब एनालिसिस किया था कि ये 47 लाख का अगले दिन ओआई हो गया था, तो ये ओआई भी लगभग 47 लाख के अराउंड ही आ गया है। तो दोस्तों अगर ये शॉर्ट बिल्डअप का ओआई अगर एक दिन में 9 से 13 के बीच में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, जो एक रेंज मैंने आपको बताई थी, वो ओआई अभी रहता है। बाकी बीच का जितना भी ये ओआई बिल्डअप हुआ, ये सब न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और आज दोस्तों 22 अप्रैल का ये येलो में मैंने मार्क किया है डाटा, अभी जो ट्रेडिंग हुई है, हो सकता है ये फाइनल डाटा ना हो, शाम तक आए। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4:30 बजे, लेकिन ये डाटा मैंने अभी एनएससी की वेबसाइट से मैनुअली रिकॉर्ड किया है। इस डाटा के अकॉर्डिंग अभी ओआई हमारा बढ़ा है 3% के अराउंड, और क्योंकि रोल ओवर हुआ है तो क्यूमुलेटिव ओआई में दोस्तों 11% का इंक्रीज आया है। इसके साथ प्राइस भी इंक्रीज किया है और हमने लो लगाया 2028 का। यानी कि दोस्तों जो पुट राइटर्स थे, 2000 की पोजीशन के पुट राइटर्स थे, 2000 पीई के राइटर्स थे, उन्होंने इसे सक्सेसफुली मेंटेन किया सपोर्ट को और इस प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल दिया। आज की डेट में दोस्तों अगर हम इसे लॉन्ग बिल्डअप मानते हैं, तो ये मैंने एक जोन छोटा सा ड्रॉ किया है दोस्तों। ये लॉन्ग बिल्डअप का जोन है, यानी कि ये मेरा सपोर्ट जोन बनता है, क्योंकि आज 2000 की पुट ने इसे अच्छा सपोर्ट दिया है और ऊपर मेरा शॉर्ट का जोन अभी बरकरार है। तो आगे देखना होगा अगली ट्रेडिंग सेशंस में कि ये प्राइस आगे कैसे बिहेव करता है। दोस्तों एक खास बात इसमें ये है कि इसमें आज प्राइस भी हैवी, आज वॉल्यूम भी अच्छा आया है। वॉल्यूम अच्छा आने के साथ साथ कैंडल ने उतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिया, यानी कैंडल बहुत एक स्क्वीज कैंडल बनी है। 140 पॉइंट के अंदर ही इसने सारा बिल्डअप क्रिएट किया है। तो दोस्तों आगे के सेशन में हम देखेंगे कि आगे के ये कल का कंक्लूजन मैंने लिखा हुआ है, तो इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे के सेशन में दोस्तों देखेंगे कि अभी ये लॉन्ग बिल्डअप की तरफ कैसे जाता है। अब हम ऑप्शन चेन के बारे में देख लेते हैं। इस जोन का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका हाई जोन है 2520 और इसका लो है 2025। अभी इस जोन के अंदर जो भी आगे पोजीशन बनेगी मैं आपको ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा। अभी मैं इसकी ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ 30 अप्रैल की। दोस्तों जो कल 2000 की पुट पर जो डेटा बढ़ रहा था, ओआई मुझे बिल्डअप नजर आ रहा था, वो आज ओआई यहाँ डिक्रीज हो गया है, प्राइस भी डिक्रीज हो गया है। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पुट लॉन्ग की होगी, बेसिकली 2000 में जिन लोगों ने यहाँ पुट लॉन्ग की होगी, ये जानकर कि ये बजाज फाइनेंस काफी तेजी से नीचे जाएगा, उन लोगों ने आज अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया है। बेसिकली 250 ओपन इंटरेस्ट के साथ अभी 2000 पे सपोर्ट हमारा बना हुआ है। इसके साथ दोस्तों देखिए इन द मनी पुट्स में भी पोजीशन को क्लोज किया गया है, आउट द मनी कॉल्स में भी पोजीशन को क्लोज किया गया है। तो बेसिकली ये अभी दोस्तों ऑप्शन डेटा में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और अभी कोई भी पार्टी बजाज फाइनेंस को लेकर अभी
एक्यूरेट नहीं है कि ये कहाँ जा सकता है। तो आगे आने वाले डेटा के साथ हम भी एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि बजाज फाइनेंस आगे की तरफ कहाँ जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप हमें मेल कर सकते हैं theiqtrader@gmail.com। अगर कोई भी बात हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें बताइएगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि आपको नहीं समझ आ रहा, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाएं और आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकें। थैंक यू।